दोस्तों, मारिया क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि कुछ भी जानने से पहले हमारा ये जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड के आधार क्या है, वो किन आधारों पे कार्य करते हैं। और मैंने कहा था कि मेरे अनुसार ब्रह्मांड के 7 नियम हैं जो इनके आधार हैं। आइए जानते हैं क्या है वो 7 नियम। मेरे अनुसार से जो पहला नियम है वो है ड्युअलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में द्वंद्व भी कहते हैं। द्वंद्व अर्थात ब्रह्मांड में दो चीजें हैं और ड्युअल नेचर की हैं। अर्थात कि जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड में उसका एक विपरीत एवं सहायक तत्व मौजूद होता है। जैसे कि अगर लाइट है तो डार्कनेस है, लाइफ है तो डेथ है, ओरिजिन है, डिस्ट्रक्शन भी है। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कहा जाता है कि ब्रह्मांड की संरचना इसी से हुई है, वो है प्रकृति और पुरुष। जहां पे प्रकृति को स्पेस की तरह कंसीडर किया गया और पुरुष को टाइम की तरह। और ये वो टाइम है जहां पे स्पेस ने अपने आप को इवॉल्व किया है और ट्रांसफॉर्म किया है फ्रॉम एनर्जी टू मैटर। दूसरा नियम ये कहता है कि ये जो ब्रह्मांड है वो अनस्टेबल है, ये अस्थिर है, इसीलिए ये कार्यशील है। अगर ये स्थिर होता तो ब्रह्मांड होने का कोई महत्व ही नहीं होता। और तीसरा, जैसा कि कहा था कि हर तत्व के साथ एक दूसरा और विपरीत एवं सहायक तत्व मौजूद होता है, वो है ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये स्टेबलाइज करने के लिए ये बैलेंस करने की कोशिश करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे आप बायोलॉजिकल टर्म में ऑस्मोसिस कहते हैं और नॉर्मल टर्म में डिफ्यूजन कहते हैं। और चौथा नियम जो है वो ये कि ऊर्जा जो होती है वो एक चक्र में बहती है। इन चक्रों को बनने में अरबों साल क्यों ना लग जाएं, लेकिन ये चक्र कंप्लीट होता है। और ये चक्र एक अनंत, बहुत बार ये चक्र फॉलो होते हैं और ये बनाता है एक अनंत पाश, एक इनफाइनाइट लूप, जिसको हम लोग वैदिक लैंग्वेज में शून्य भी कहते हैं। जहां से शुरुआत अगर करें तो अंत दोबारा वहीं पर होगा। दोस्तों, पांचवा नियम ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है सिवाय एनर्जी के। और छठा नियम जो ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन द्वारा दिया गया था, जो पूरे ब्रह्मांड पे एप्लीकेबल होता है, वो ये कि हर क्रिया की एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और सातवां नियम जो ब्रह्मांड के हर एक पार्टिकल्स और हर एक एनर्जी पे लागू होता है, वो है चॉइस। चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी चॉइसेस करते हैं। नॉन लिविंग में कम देखने को मिलता है या कम ऑब्जर्व करने को मिलता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में ज्यादा ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि अगर एक आम का गुठली है और एक बेल का बीज है, दोनों अगर एक ही जमीन में डाले जाएं
उन पे एक ही जैसा पानी दिया जाए, एक जैसी मिट्टी है, एक जैसे न्यूट्रिशन मिलेंगे उनको, एक जैसी हवाएं मिलेंगी, लेकिन जब वो डेवलप करेंगे, जब तो आम का पेड़ जो आम की गुठली से उपजेगा वो होगा आम का पेड़, और जो बेल के बीज से निकलेगा वो होगा बेल का पेड़। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने चुनाव किया था अपने विकास क्रम के दौरान में कि इन्हें क्या बनना है, इसीलिए चॉइसेस हमेशा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न भी किए थे, जिनमें से एक प्रश्न ये था कि कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा क्यों होता है। इसका जवाब मैं दे सकता हूं, किसी भी दो नंबर के बीच का जो डिफरेंट होता है वो इनफाइनाइट नंबर्स का होता है। कहने का मतलब कि अगर 1 और 2 है तो इसके बीच में 1.000000001, 1.0000002, इस तरह से ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे जो इसके और इसके बीच में होंगे, इसलिए कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा या छोटा होता है। एक दूसरा सवाल भी होता है कि ये एक कैसे है और ये दो कैसे है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक और डिजिटल भाषा में लिखा हुआ 2 अगर देखा जाए तो इनमें एक एंगल होता है और इनमें 2 एंगल होता है। 3 की बात करें तो इसमें 3 एंगल्स होते हैं। इसी तरह से 4 में 4 एंगल, 5 में 5 एंगल, 6 में 6 एंगल, और इस तरह से 9 एंगल्स 9वें नंबर में होता है। दोस्तों, हम लोगों ने ये जाना कि ब्रह्मांड के क्या है वो 7 नियम, ये भी जाना कि कोई नंबर एक दूसरे से बड़ा छोटा क्यों होता है, और साथ ही साथ ये भी जाना कि कोई नंबर 1 या 2 क्यों कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे है, परंतु इसको जानने से पहले हमारा ये जानना आवश्यक है कि हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है और हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके लिए दोस्तों हमें बायोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। आप सभी ये जानते हैं कि बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। लेकिन ये लाइफ परिभाषित कैसे हुई और कहां से हुई? दोस्तों, जब से इंसानों ने अपने सोचने की क्षमता को बढ़ाया है, समझने की क्षमता को बढ़ाया है, तब से उन्होंने इस संसार में 2 चीजों को ऑब्जर्व किया। 2 तत्व। एक ऐसे तत्व थे जो जैसे थे वैसे ही थे, कार्यशील नहीं थे, इनका किसी तरह से विकास नहीं होता था, इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस तो होते थे बट उनका कोई सिस्टम नहीं था, कोई चेन नहीं था, और ऐसे तत्व इनफाइनाइट एनर्जी रखते थे और ये काफी समय तक स्थिर भी रहते थे। तो ऐसे तत्वों का नाम दिया गया नॉन लिविंग, जिनके पास जीवन नहीं है। और दूसरा एक ऐसा तत्व था जिनका अपना एक अलग माहौल था प्रकृति से, इनके अंदर केमिकल्स रिएक्शंस होते थे, वो एक चेन में होते थे, एक सिस्टम्स में होते थे, और इनके पास एक फाइनाइट एनर्जी थी, और ये ऊर्जाओं को लेने और देने की जो प्रक्रिया है वो एक संतुलन मात्रा में करते थे, और ऐसी चीजों का नाम दिया गया लिविंग, विच कंटेन्स लाइफ। इस तरह से ये 2 तत्व मिले। अब हम जानते हैं कि ये जो लिविंग थिंग है, ये जो लाइफ है, इसका आधार क्या है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि लाइफ का जो आधार है वो होता है सेल। तो आइए जानते हैं कि क्या है सेल। सेल को हम लोग परिभाषित करते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन दोस्तों, क्या हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहलाता है? और दूसरी चीज कि अगर ये कहलाता है तो ये कैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बना?
इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि लाइफ क्या होता है। लाइफ की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, बट ये मानना है कि ऐसी चीजें, ऐसे तत्व जिनमें ग्रोथ की कैपेबिलिटी हो, इंटरनल ग्रोथ की, जिनमें प्रजनन करने की क्षमता हो, जिनके अंदर संवेदनाएं हो और जिनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो सेल के अलावा दूसरे भी ऐसे तत्व हैं जिनमें ये चीजें मौजूद हैं, तो वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों नहीं बन पाए। इन चीजों को जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहे हमारे अगले वीडियो में।